हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे रॉबर्ट कियोसाकी के दोनों पिता के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार मेरे दो डैडी थे, एक अमीर और दूसरे गरीब। एक बहुत पढ़े लिखे थे और समझदार थे। वे पीएचडी थे और उन्होंने अपने 4 साल के अंडर ग्रेजुएट कार्य को 2 साल में ही कम समय में कर लिया था। इसके बाद वे आगे पढ़ने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो तथा नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी गए और यह सब उन्होंने पूरी तरह से स्कॉलरशिप के सहारे ही किया। मेरे दूसरे डैडी 8वीं से आगे नहीं पढ़े थे। दोनों ही अपने करियर में सफल थे। दोनों ने जिंदगी भर कड़ी मेहनत की थी। दोनों ने ही काफ़ी पैसा कमाया था, परंतु उनमें से एक पूरी जिंदगी पैसे के लिए परेशान होता रहा। दूसरा हवाई के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बन गया। एक के मरने पर उसके परिवार, चर्च और जरूरतमंदों को करोड़ों डॉलर की दौलत मिली। दूसरा अपने पीछे कर्ज छोड़ गया। मैं अक्सर नई सदी में आने वाली समस्याओं के बारे में सोचता हूँ। तब क्या होगा जब हमारे पास ऐसे करोड़ लोग होंगे जिन्हें आर्थिक और चिकित्सकीय मदद की जरूरत होगी। धन संबंधी, मेडिकल के लिए या तो वे अपने परिवार या फिर सरकार पर निर्भर होंगे। क्या होगा जब मेडिकल और सोशल यूनिवर्सिटी के पास पैसा खत्म हो जाएगा। किस तरह कोई देश तरक्की कर पाएगा अगर पैसे के बारे में पढ़ाई की जिम्मेदारी माता पिता के ऊपर छोड़ दी जाएगी, जिनमें से ज़्यादातर गरीब हैं या गरीब होंगे। चूँकि मेरे पास 2 प्रभावशाली डैडी थे, इसलिए मैंने दोनों से ही सीखा। मुझे दोनों की सलाह पर सोचना पड़ता था। इस तरह से सोचते सोचते मैंने यह भी जान लिया कि किसी भी व्यक्ति के विचार उसकी ज़िंदगी पर कितना ज़बरदस्त प्रभाव डालते थे। उदाहरण के तौर पर एक डैडी को यह कहने की आदत थी, मैं इसे नहीं खरीद सकता। दूसरे डैडी इन शब्दों की इस्तेमाल से चिढ़ते थे। वे जोर देकर कहा करते थे कि मुझे इसकी बजाय यह कहना चाहिए, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। पहला वाक्य नकारात्मक है और दूसरा प्रश्नवाचक। एक में बात में खत्म हो जाती है और दूसरे में आप सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मेरे जल्द ही अमीर बनने वाले डैडी ने मुझे समझाया कि जब हम कहते हैं मैं इसे नहीं खरीद सकता, तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसकी बजाय जब हम यह सवाल पूछते हैं मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, तो हमारा दिमाग काम करने लगता है। उनका यह मतलब नहीं था कि आपका जिस चीज़ पर दिल आ जाए उसे खरीद ही लो। वे लगभग दीवानगी की हद तक अपने दिमाग को कसरत करवाना चाहते थे, क्योंकि उनके ख्याल से दिमाग दुनिया का सबसे ताकतवर कंप्यूटर है। मेरा दिमाग हर रोज़ तेज हो जाता है क्योंकि मैं इसकी कसरत करता रहता हूँ। यह जितना तेज हो जाता है, मैं इसकी मदद से उतना ही ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ। उनका मानना था कि मैं इसे नहीं खरीद सकता कहना दिमागी आलस की पहचान है। मेरे दोनों डैडियों की विचारधारा में जमीन आसमान का अंतर था। एक डैडी की सोच थी कि अमीरों को ज़्यादा टैक्स देना चाहिए ताकि बेचारे गरीबों को ज़्यादा फायदा मिल सके, जबकि दूसरे डैडी कहते हैं टैक्स जब उन लोगों को सजा देता है जो उत्पादन करते हैं और उन लोगों को इनाम देता है जो उत्पादन नहीं करते। एक डैडी सिखाते थे मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए, जबकि दूसरे डैडी की सीख यह थी मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी को खरीदने का मौका मिल जाए। मेडिकल लाभ, बीमारी की छुट्टी, छुट्टियों के दिन और बाकी सुविधाओं के बारे में चिंतित रहते थे। एक डैडी का यह मानना था कि कंपनी या सरकार को आपका ध्यान रखना चाहिए और आपकी ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए। वे हमेशा तनख्वाहों में बढ़ोतरी, रिटायरमेंट योजनाएं, मेडिकल लाभ, बीमारी की छुट्टी, छुट्टियों के दिन और बाकी सुविधाओं के बारे में चिंतित रहते थे।
वे अपने दो चाचाओं से बहुत प्रभावित थे जो सेना में चले गए थे और 20 साल के सक्रिय जीवन के बाद उन्होंने अपने रिटायरमेंट और जीवन भर के आराम का इंतजाम कर लिया था। मेडिकल लाभ के लिए विचार को पसंद करते थे और सेना द्वारा अपने रिटायर्ड कर्मचारियों को दी जा रही सुविधाओं की तारीफ करते थे। उन्हें विश्वविद्यालय का टेन्योर सिस्टम भी काफ़ी पसंद था। कई बार नौकरी से आजीवन मिल रही सुरक्षा और नौकरी के लाभ से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वे अक्सर यह कहते थे, मैंने सरकार के लिए बहुत मेहनत से काम किया है और इसके बदले मुझे ये लाभ मिलने चाहिए। जबकि दूसरे डैडी पूरी तरह से आर्थिक स्वावलंबन में विश्वास करते थे। वे सुविधाभोगी मानसिकता के विरोधी थे। वे यह मानते थे कि इस तरह की मानसिकता लोगों को कमजोर और आर्थिक रूप से जरूरतमंद बनाती है। उनका दृढ़ विश्वास था कि आदमी को आर्थिक रूप से सक्षम होना चाहिए। एक डैडी ने मुझे बताया कि अच्छी नौकरी तलाशने के लिए अच्छा सा बायोडेटा कैसे लिखा जाए। दूसरे ने मुझे यह सिखलाया कि कैसे मजबूत व्यावसायिक और वित्तीय योजनाएं लिखी जाएं, जिससे मैं नौकरियां दे सकूं। दो प्रभावशाली डैडियों के साथ रहने के कारण मुझे यह विश्लेषण करने का मौका मिला कि उनके विचारों का उनके जीवन पर कितना प्रभाव हो रहा है। मैंने पाया कि दरअसल लोग अपने विचारों से ही अपने जीवन को दिशा देते हैं। उदाहरण के तौर पर मेरे गरीब डैड हमेशा कहते थे, मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, और उनकी यह भविष्यवाणी सही साबित हुई। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी हमेशा खुद को अमीर समझते थे। वे इस तरीके की बात करते थे, मैं अमीर हूँ और अमीर लोग ऐसा नहीं करते। एक बड़े आर्थिक झटके के बाद जब वे दिवालियापन की कमान पर थे, तब भी वे खुद को अमीर आदमी ही कहते रहे। वे अपने समर्थन में ये कहते थे, गरीब होने और पैसा ना होने में फ़र्क होता है। पैसा पास में ना होना अस्थायी होता है, जबकि गरीबी स्थायी है। मेरे गरीब डैडी भी कहते थे, मेरे पैसों में कोई रुचि नहीं है या पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे अमीर डैडी हमेशा कहते थे, पैसे में बहुत बड़ी ताकत है। उदाहरण के तौर पर मेरे गरीब डैड हमेशा कहा करते थे, मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, और हो सकता है कि हमारे विचारों की ताकत को कभी भी मापा ना जा सके या फिर उन्हें पूरी तरह से समझा ना जा सके। फिर भी बचपन में ही मैं यह समझ गया कि हमें अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए और अपनी अभिव्यक्ति पर भी ध्यान देना चाहिए। मैंने देखा कि मेरे गरीब डैड इसलिए गरीब नहीं थे क्योंकि वे कम कमाते थे, बल्कि इसलिए गरीब थे क्योंकि उनके विचार और काम गरीबी की तरह थे। दो डैडी होने के कारण बचपन में ही इस बारे में मैं बहुत सावधान हो चला था कि मैं किस तरह की विचारधारा अपनाऊंगा, मैं किसकी बात मानूं, अपने अमीर डैडी की या अपने गरीब डैडी की। हालांकि दोनों ही शिक्षा और ज्ञान को महत्वपूर्ण मानते थे, परंतु क्या सीखा जाए इस बारे में दोनों की राय अलग अलग थी। एक चाहते थे कि मैं पढ़ाई में कड़ी मेहनत करूं, डिग्री लूं और पैसे कमाने के लिए अच्छी सी नौकरी ढूंढूं। वे चाहते थे कि मैं एक पेशेवर अधिकारी, वकील या अकाउंटेंट बन जाऊं या MBA करूं, तो दूसरे डैडी मुझे प्रोत्साहित करते थे कि मैं अमीर बनने का रहस्य सीख लूं, ये समझ लूं कि पैसा किस तरह काम करता है और यह जान लूं कि इससे अपने लिए कैसे काम किया जाता है। मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, इन शब्दों को वे बार बार दोहराया करते थे, पैसा मेरे लिए काम करता है। जी हाँ दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी 9 वर्ष की उम्र में यह फैसला लिए कि पैसे के बारे में वह अपने अमीर डैडी की ही बात सुनेंगे और उनसे ही सीखेंगे।
यह फैसला करने का मतलब था अपने गरीब डैडी की बात पर ध्यान न देना। हालांकि उनके पास कॉलेज की बहुत सी डिग्रियां थी जो अमीर डैडी के पास नहीं थी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। आगे इसी तरह सारे चैप्टर आप देखिए, आपको ज़रूर एक नई सीख मिलेगी, एक एक्सपीरियंस मिलेगा पैसे को लेके। तो आज के लिए इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।